ओके, तो हम सबसे पहले द टॉपिक लॉज ऑफ मोशन का एक ओवरव्यू लेते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी फंडामेंटल टॉपिक इन योर प्रिपरेशन फॉर फिजिक्स. लेट अस फर्स्ट लुक एट द 3 लॉज ऑफ मोशन. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमसे ये कहता है कि किसी भी बॉडी, अगर किसी भी बॉडी पे एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 है, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन एन इनर्शियल फ्रेम 0 है. ठीक है, अब हम एक बार इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन देखते हैं. इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें ये वैलिड होता है, मतलब कि अगर उसमें सम ऑफ सारे फोर्सेस 0 हैं किसी पार्टिकल के, तो उसमें उस फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 0 है. ओके. अब एक नोट, हर फ्रेम जो किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0 एक्सेलरेशन से मूव करता है, यानी कि किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, खुद भी एक इनर्शियल फ्रेम होता है. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ. नाउ वी मूव टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमसे ये कहता है कि किसी भी सिस्टम के लिए फोर्स इक्वल होता है उस सिस्टम के मास और उस सिस्टम के एक्सेलरेशन के लिए, और ये इक्वेशन एक इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होती है. ओके, अब इसी लॉ का एक और फॉर्म होता है विच सेज दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एम आई करेक्ट? जी, और उस फोर्स की वो इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू dp/dt, यानी फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहाँ p मोमेंटम डिनोट करता है. ओके, तो उसके 2 फॉर्म है, F इज इक्वल टू ma एंड F इज इक्वल टू dp/dt. अब हम थर्ड लॉ पे आते हैं. अब थर्ड लॉ हमसे कहता है कि अगर कोई बॉडी A दूसरी बॉडी B पे फोर्स F एक्सर्ट करती है, तो बॉडी B A पे फोर्स F उल्टे डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है, यानी कि फोर्स -F एक्सर्ट करती है. ओके. अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ये 2 फोर्सेस F और -F कैंसिल आउट क्यों नहीं होते. हाँ, अगर हम इन दोनों को अलग अलग सिस्टम माने तो उसमें से एक ही फोर्स है जो बैलेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए. तो इसमें A पे F लग रहा है और B पे इस डायरेक्शन में F लग रहा है. पर अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम माने तो हम F को इंटरनल फोर्स मान सकते हैं, और इस एक सिस्टम में F प्लस -F 0 हो जाएगा. तो ये फोर्सेस कैंसिल आउट तब नहीं होते जब हम A और B को अलग अलग सिस्टम मानते हैं. ओके, तो अब हमने देख लिए 3 लॉज ऑफ मोशन. नाउ वी मूव टू द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट वी लुक एट द सूडो फोर्स. अब सूडो फोर्स हम कब कंसिडर करते हैं? सबसे पहले ये बात करते हैं. सूडो फोर्स हम तब यूज करते हैं जब हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन की सेकेंड लॉ की इक्वेशन F इज इक्वल टू ma थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ यूज करना चाहते हैं. ओके. तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ लगा सकते हैं. ठीक है. तो हम मानेंगे सबसे पहले एक फ्रेम है S, जो कि इनर्शियल फ्रेम है, और दूसरा फ्रेम है S डैश, जो कि मूव करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0 S के रिस्पेक्ट में. ओके. तो हम जानते हैं कि ये फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0 नहीं है. हाँ. तो हम रिलेटिव मोशन की इक्वेशन से जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रेम S के रिस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S डैश के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ये हमने रिलेटिव मोशन का बेसिक इक्वेशन लगाया. हाँ. अब इसमें हमने आगे लिखा A, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल S डैश के फ्रेम में है, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू S डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S. हाँ. अब ये हमने यहाँ लगा के ये इक्वेशन निकाली. हमें दिया गया है कि S डैश एक्सेलरेशन a0 से मूव करता है S के रिस्पेक्ट में. तो हमने वो यहाँ रख दिया इस इक्वेशन में, और दोनों तरफ इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो कन्वर्ट द एक्सेलरेशन इक्वेशन टू इनटू अ फोर्स इक्वेशन. हाँ. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ma इक्वल टू, ये इक्वल होगा F के माइनस ma0. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि S एक इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम में हम सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं. तो ये F होगा. अब इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू F माइनस ma0 अपॉन m. ठीक है. तो हमने ये देखा हो गया हमारा एक्सेलरेशन इन दी नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो हमने देखा कि हम ये इक्वेशन, इसमें अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे ma इक्वल टू F माइनस ma0, तो हम देखते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा फोर्स एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं माइनस ma0. ओके. तो वो यूज करने के बाद हम नॉर्मली
इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो इसलिए माइनस ma0 एक एडिशनल फोर्स है जब हम कंसिडर करते हैं कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है विच सेज दैट F इज इक्वल टू ma, वो एप्लीकेबल होता है इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। अब जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a0, तो वो एक और टर्म इंट्रोड्यूस करता है जो कि माइनस ma0 है। तो वो जो माइनस ma0 का जो टर्म आता है दैट इज बेसिकली द सूडो फोर्स दैट वी कंसिडर। और इस फोर्स को हम सूडो फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाकई में कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ न्यूटन की सेकेंड लॉ इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं। ठीक है। Another common force that we encounter is the friction force. अब फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में अगर एक्ट करता है तो उनके बीच टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन अपोज करता है। वो मोशन नहीं, दो बॉडीज के बीच में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या एक्चुअल रिलेटिव मोशन अपोज करता है। ओके। इनफैक्ट वो फ्रिक्शन फोर्स ही है जो हमें चलने में हेल्प करता है। अब फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब वो दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अभी चल नहीं रही हैं, पर वो इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि उनके बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो फ्रिक्शन का फोर्स है जो उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज कर रहा है। ओके। अब हम देखते हैं इसके लिए इक्वेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस जो होगा वो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। ओके। और ये डिपेंड करता है दोनों बॉडीज के मटेरियल के नेचर पे और भी बहुत सारे कंडीशंस पे। ओके। इसकी वैल्यू हमें यूजुअली क्वेश्चंस में हमेशा दी होती है। ओके। अब काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो दो बॉडीज के बीच में एक्चुअल रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कि बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब चल रही होती हैं तो एक फोर्स उन पे लगता है जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन। और जब वो एक फ्रिक्शन बियॉन्ड द पॉइंट जब वो बढ़ जाता है तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है क्योंकि फिर वो दो बॉडीज को रेस्ट में नहीं रख पाता है। हाँ, तो उसके काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन होती है म्यू के एन। इस म्यू के की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होती है। इन दोनों में एन मतलब होता है दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स। ओके, जो कि हमने देखा इज सिमिलर टू द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ। हाँ, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही होती है एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जिसका रेडियस r होता है। ओके। तो हम देखते हैं कि इसमें रेडियल एक्सेलरेशन मतलब कोई एक फोर्स है जो इसको इस सर्कल में बांध के रख रहा है। हाँ। और इसमें रेडियल एक्सेलरेशन होता है mv²/r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r सेंटर की तरफ, जिसमें ओमेगा जो होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, m मास ऑफ द बॉडी होता है, v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होता है, स्पीड ऑफ द बॉडी, और r हमारे पास होता है रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द बॉडी इज मूविंग। और वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया जाता है। हाँ, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई एक स्पेशल फोर्स नहीं है। जब हम कोई भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं जो ओमेगा स्पीड से चल रहा होता है तो उसमें बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए स्यूडो फोर्स होगा -ma। ओके। -ma, और यहाँ पे इसके लिए इस पे फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r सेंटर की तरफ। हाँ। तो इसके लिए स्यूडो फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर r बाहर की तरफ। और ये स्यूडो फोर्स लगा के हम नॉर्मल सेकेंड लॉ यूज कर सकते हैं किसी रोटेटिंग फ्रेम में जिसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है। सो जब भी एक बॉडी होता है वो रोटेट करता है इन अ सर्कुलर मोशन, इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो उस पर सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन लगता है जो कि उसको सर्कुलर पाथ पे बाइंड करके रखता है। और अगर वो एक्सेलरेट करता है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाता है विच इज इक्वल टू dv/dt। हाँ। और दूसरा रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। हाँ। Okay, so that summarizes the circular motion. We now go to the very important concept of law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, यानी कि
सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस आपस में हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो किसी भी सिस्टम पे लग रहे हैं, अगर वो जीरो है, उनका वेक्टर सम जीरो है, तो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये हमने सेकेंड लॉ में देखा था कि F इक्वल टू dp/dt होता है। और हमने यहाँ पे देखा कि अगर F जीरो है तो dp/dt जीरो है, मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ एन इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है कोई भी फोर्स और टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो फोर्स एक्ट कर रहा है का प्रोडक्ट। ओके। और हम जानते हैं कि F एवरेज होता है डेल्टा p/डेल्टा t, जो हमें सेकेंड लॉ से मिलता है। हाँ, तो हमारे पास आएगा FAV डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा p। और हमने यहाँ पे देखा कि FAV डेल्टा t है इम्पल्स के इक्वल, तो इम्पल्स का इक्वल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के। ओके, सो हमें याद रखना होगा कि इम्पल्स जो होता है उसके दो फॉर्मूला होता है, दैट इज फोर्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ द फोर्स, और इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, व्हिच वी गेट फ्रॉम द सेकंड लॉ। हाँ, ओके। नाउ लेट अस लुक एट अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन को देखते हैं उसको सबसे पहले कैसे अप्रोच करते हैं उसका हम देखते हैं एक बार। लॉज ऑफ मोशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें सिस्टम डिसाइड करना होगा। सिस्टम डिसाइड करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो ब्लॉक्स हैं, मान लीजिए M और कैपिटल M, और ये एक सरफेस पे रखा है, अगर हम सिर्फ M को सिस्टम मानेंगे तो हमें वो नॉर्मल फोर्स भी मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा जो कैपिटल M स्मॉल m पे लगा रहा है। ओके। पर जब हम M प्लस M पूरा एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे तो हम देखेंगे कि जो नॉर्मल फोर्स M पे M की वजह से लग रहा है और कैपिटल M पे स्मॉल m की वजह से लग रहा है, वो इक्वल और ऑपोजिट है। ओके, और इसीलिए हम उसे कंसिडर नहीं हम उसे कंसिडर नहीं करते। ओके। तो यही मतलब है कि हमें सिस्टम डिसाइड करना होता है जिससे हम उस पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई कर पाएं। ठीक है, तो यही हमारा सेकंड स्टेप है, डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द सिस्टम। सेकंड होता है कि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन हम सिस्टम किस तरह से लेते हैं। हाँ, तो हम उस पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस देख लेंगे और उसके बाद हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पूरे सिस्टम का, मतलब एक बॉडी मानेंगे और उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस उनके प्रॉपर डायरेक्शन के साथ लगाएंगे, देखेंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है और उसके अकॉर्डिंग हम न्यूटन की सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ यूज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद हमने उसके ऊपर फोर्सेस किए। और फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि हमने वो जो सिस्टम में जितने भी बॉडीज है उनको आइडेंटिफाई, उनको सेपरेट आउट कर दिया और उन पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हम बैलेंस आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अगर हमें एक्सेलरेशन दिया है, नहीं दिया है, फ्रिक्शन दिया है, वो सब कुछ कंसिडर करके हमें उसका फोर्स बैलेंसेस करते हैं और उससे हमें इक्वेशन मिलता है। जी, ओके। तो ये हो गया हमारा थियोरी ऑफ लॉज ऑफ मोशन। वी नाउ प्रोसीड टू सॉल्विंग सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस और देखते हैं कि हम इसको अप्लाई किस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। A body A of mass m is tied to a fixed point C on a horizontal table through a string passing around a massless smooth pulley. A force F is applied by the experimenter to the pulley. Show that if the pulley is displaced by a distance x, the block will be displaced by 2x. Also find the acceleration of the block and the pulley. तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जब ये पुली आगे बढ़ेगी और ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगी। तो मान लेते हैं कि पुली डिस्टेंस थोड़ा डिस्टेंस आगे जाती है और ब्लॉक थोड़ा डिस्टेंस आगे जाता है। ओके, तो हम उसका नया डायग्राम बनाते हैं। अभी के लिए हम मानते हैं कि इसका ओरिजिनल पोजीशन जो है वो है B और ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मास इज A. Now we are extending it to a new position B dash and A dash. Okay. तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगी। इनिशियली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी CB प्लस AB. फाइनली स्ट्रिंग की लेंथ है CB डैश प्लस A डैश B डैश। ओके, जिसमें BB डैश और A डैश जो है वो है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ,
तो इसको हम अलग तरह से लिखेंगे सी बी प्लस बी बी डैश, और ए डैश बी डैश को हम लिख सकते हैं ए डैश बी प्लस बी बी डैश। ओके, इसको बेसिकली हमने वही स्प्लिट कर दिया। हाँ, ओके। इसके आगे हम लिखेंगे सी बी प्लस बी बी डैश, और हम देख रहे हैं ए डैश बी जो कि है ये इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ए डैश। ओके, आगे प्लस बी बी डैश। ओके, अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ सेम रहेगी। हाँ, सो ए बी और ए बी जो था वो इनिशियल डिस्टेंस था। अब क्योंकि वो ए डैश डिस्टेंस तक मूव कर गया है तो इसीलिए हमने वो डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दिया बी बी डैश को। हाँ, ओके। तो हमने देखा सी बी प्लस ए बी इज इक्वल टू सी बी प्लस बी बी डैश प्लस ए बी माइनस ए ए डैश प्लस बी बी डैश। ओके, अब हम तरफ कॉमन टर्म्स काट देंगे और हमारे पास आएगा ए ए डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी बी डैश, यानी कि ए ए डैश है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली। जब हम इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन पे आएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे आएगा एक्सेलरेशन। ओके, तो इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ओके, जो हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ओके, अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट जब पुली को हम एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं तो द मास गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 2x। अब अगर हमें कुछ क्वेश्चन में ये नहीं भी दिया होगा तो इस तरह की सेटिंग में हमेशा ही ये ट्रू रहता है, क्योंकि पुली के जो ऊपर और नीचे तरफ दोनों तरफ स्ट्रिंग रहेगा और दोनों एक्स डिस्टेंस से मूव करता है, और क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट द मास विल ऑलवेज मूव बाय डिस्टेंस ऑफ 2x। हाँ, जो कि हमने डिराइव करके अभी अभी निकाल दिया। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो कोई भी लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो इसमें हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया पुली के लिए। हम देख रहे हैं उस पे एक फोर्स है F जो एक्सपेरिमेंटर ने लगाया है, एक फोर्स T ऊपर वाली स्ट्रिंग की वजह से और दूसरा फोर्स T नीचे वाली स्ट्रिंग की वजह से। अब हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू 2T। तो इससे हमारे पास हाँ, क्योंकि पुली मासलेस है इसलिए हम मानेंगे कि इस पे नेट फोर्स 0। ओके, तो T इज इक्वल टू F/2 हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ब्लॉक पे सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है जो है टेंशन। ओके, तो टेंशन इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे हमने देखा ये इक्वल है F/2 के, तो हमने लिखा F/2 इक्वल टू m एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो इससे हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू F/2m, और ये इक्वेशन यूज करते हुए हमारे पास आया एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बाय 2। यहाँ हमने देखा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है F/2m, तो हमारे पास आएगा F/2m इंटू 2 इक्वल टू F/4m। ओके, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना था उसके लिए हम कांस्टेंट लेंथ द स्ट्रिंग के कंसेप्ट से उसे सॉल्व करते हैं बाय कंसिडरिंग द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, और सेकंड वाले के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम लगाते हैं फॉर बोथ द बॉडीज, और उसका फोर्स बैलेंस करके हमें ये मिलता है। ट्रू।